आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपिटल बस्टिंग के अंदर कैसे एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो को किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने आपका ये सेकंड चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल है कैपिटल बस्टिंग। और कैपिटल बस्टिंग का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जहां पे हम लोगों ने डिटेल में समझा था माय डियर फ्रेंड्स कैपिटल बस्टिंग का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों ने कैपिटल बस्टिंग का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर करके आप लोग पहला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए। ये उससे रिलेटेड है तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग कैपिटल बस्टिंग के सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। आज हम पार्ट सेकंड में बेसिकली कैश फ्लो के एस्टिमेशन को सीखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थ्योरेटिकल के साथ न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मिल सके आपको टाइम टू टाइम। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आज हम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। पार्ट सेकंड का क्या मतलब है कि जब आप लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की बात करते हैं तो वहां पे आपको कैश फ्लो के एस्टिमेशन का जरूर पता होना चाहिए। एज ए फिनेंस मैनेजर एज उसकी एक हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कैश फ्लो एस्टिमेशन आना चाहिए। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैं आपको टीच करूंगा, पढ़ाऊंगा। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर काफी कुछ डिफिकल्टीज होती है। पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जहां पे सबसे पहले जो डिफिकल्टी होती है वो है फ्यूचर अनसर्टेनिटी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या था यहाँ पे फ्यूचर अनसर्टेनिटी, डिटेल में समझाया था मैंने इसको। ठीक है, ये आपकी पहली क्या थी, आपकी बेसिकली प्रॉब्लम थी। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने देखा था टाइम एलिमेंट की कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है, टाइम एलिमेंट की होती है। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोगों ने एक बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन किया था, वो थी आपकी मेजरमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, मेजरमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके अलावा और हमने देखा था कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कितने टाइप के होते हैं। हालांकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, लेकिन ये दो तरीके से आप लोग कह सकते हो। ठीक है, यानी कि पहले हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन की थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म के ऊपर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने किसके बेस पे किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या कर दिया था, हम लोगों ने डिसीजन सिचुएशन के ऊपर इसको क्लासिफाई कर दिया था। यानी कि आपकी दो कैटेगरी बन गई थी माय डियर फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म एंड डिसीजन सिचुएशन के ऊपर आपके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को क्लासिफाई कर दिया था। बहरहाल ये सारी बातें हम लोग पार्ट फर्स्ट में कर चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है पहला जो टॉपिक आपका रहेगा पूरा का पूरा फंड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजिंग होता है। ठीक है, आप लोग क्या कहते हो यहाँ पे, आप लोग कहते हो फाइनेंशियल मैनेजिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या मुद्दा रहता है, मेन मोटिव क्या रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेन मुद्दा यही रहता है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो भी फर्म है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लोग लिख सकते हो जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपकी फर्म है। ठीक है, उस फर्म की वेल्थ को इंक्रीज करना है। ठीक है, क्या करना है, आपकी वेल्थ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये होगा कैसे, मैंने ये भी आपको समझाया था, ये होगा आपके फाइनेंशियल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन कह दीजिए या फाइनेंशियल फंक्शन कह दीजिए। ठीक है, ये फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था, अगर आप सभी को याद हो, अगर वो फॉर्मूला तो क्या था, वो फॉर्मूला बेसिकली मैंने समझाया था आपको। यहाँ पे ये होता है IFDL। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। DF का मतलब क्या था, आपका फाइनेंस डिसीजन, ये आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख दोगे, आप लोग लिख दोगे यहाँ पे फाइनेंस डिसीजन। डी का मतलब होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कहते हो, डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एल का मतलब क्या था, एल का मतलब था आपका लिक्विडिटी डिसीजन। ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि एट द एंड हमारा मुद्दा क्या रहता है, हमारा मुद्दा ये रहता है कि किसी भी तरीके से आपकी फर्म को या फिर शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये आपका मुद्दा रहता है। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो डिसीजन होता है वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता
होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, या ये लॉन्ग टर्म एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। इसी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में यही बात होती है कि हम किस तरीके से लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उससे पहले सबसे बड़ा मुद्दा आएगा फंड अवेलेबिलिटी का, ठीक है। हमारे पास जो अलग अलग प्रपोजल होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक फिनेंस मैनेजर होगा, ठीक है। अब उस फिनेंस मैनेजर के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बहुत सारे, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ द प्रपोजल, P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। क्लियर है। हो सकता है ये चारों के चारों प्रॉफिटेबल हो, क्लियर है, ये आपको समझना है। हो सकता है ये चारों के चारों क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, लेकिन सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखता है एक फाइनेंस मैनेजर। उसके सामने की बड़ा चैलेंज होता है कि वो उस प्रपोजल को चूज करे, उस प्रपोजल के अंदर इन्वेस्टमेंट करे जिसकी हेल्प से वो उसके फंड को भी मैनेज कर पाए। हर जो आपका प्रपोजल है वो आपकी फंड अवेलेबिलिटी के साथ मैच नहीं करता है। हर एक प्रॉफिटेबल प्रपोजल आप एग्जैक्टली बहुत ज्यादा फंड मांगता है, तो हर प्रपोजल के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। आप केवल और केवल उसी प्रपोजल के ऊपर काम कर पाएंगे, उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड, जिस प्रपोजल की फंड अवेलेबिलिटी आपके साथ मैच करती हो। यानी कि एक फाइनेंस मैनेजर के सामने बड़ा चैलेंज होता है, जितना फंड अवेलेबल होता है उस फंड के अकॉर्डिंग वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, उसको इंप्लीमेंट करे और आपकी फर्म को प्रॉफिटेबल बनाए, उसकी वेल्थ को इंक्रीज कर पाए। तो ये क्वालिटी होती है एक फाइनेंस मैनेजर की। क्लियर। तो ये बात आपको माय डियर फ्रेंड्स आपको समझनी है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन, और यहाँ पे फंड अवेलेबिलिटी का अपना एक गेम होता है। और मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किस तरीके से फंड को रेज किया जाए, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, रेजिंग ऑफ फंड, ठीक है। किस तरीके से रेज किया जाए, एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है। और सेकंड मुद्दा ये होता है किस तरीके से इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे, आप लोग लिख दोगे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो इस अगर ये आप लोग बात समझ गए कि किस तरीके से फंड को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो ये किसके अंदर आता है, ये कैपिटल बस्टिंग के अंदर आता है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। और ये फॉर्मूले पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करता है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी की ऑफ ए सक्सेस फॉर ए फर्म और फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको डिटेल में, सिर्फ मैंने आपको समझाया है फंड्स अवेलेबिलिटी के बारे में, कि ये जो आपका फाइनेंस मैनेजर केवल उन्हीं प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है जिससे आपका फंड की जो आपका जो फंड है उससे मैच करे। अब कौन से पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लिखना है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, ओनली दोज डिसीजन आर टू बी इंप्लीमेंटेड, केवल वही डिसीजन इंप्लीमेंटेड होंगे विच फुलफिल द फॉलोइंग टू कंडीशन। अगर ये दो कंडीशन अवेलेबल हैं उस आपके प्रपोजल के अंदर, तो आप लोग उस पर डिसीजन ले सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रेदर देन आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब क्या है, देखिए अगर आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपके फंड अवेलेबल कॉस्ट को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपका कॉस्ट का जो आपके प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है और आपके पास जो फंड अवेलेबल है वो दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड, जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो डेफिनेटली कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं जो भी बेनिफिट्स माय डियर फ्रेंड्स आपको मिलेंगे वो ज्यादा होने चाहिए किससे, कॉस्ट से। अगर ऐसा हो जाता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस प्रपोजल को कंसीडरेशन में ले सकते हैं। क्लियर। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से प्रपोजल को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो पहला ये है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नेवर एक्सीड द फंड अवेलेबल, ये पहली चीज आपके फाइनेंस मैनेजर को चेक करनी है। सेकंड चेक करनी है बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज मोर देन एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर। ये दोनों कंडीशन है तो आपका फाइनेंस मैनेजर इस पे डिसीजन ले सकता है। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गई। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जो आपका फाइनेंशियल डिसीजन है या फिर आपका जो कैपिटल
कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो किस तरीके से फंड्स अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, अजम्पशन एंड प्रोसीजर। अब ध्यान से देखिए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड द एनालिटिकल प्रोसेस, ठीक है। ये क्या होता है? आपका एनालिटिकल प्रोसेस होता है। तो जब भी किसी भी चीज को एनालाइज करते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता कि केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके सामने आता है, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट आता ही नहीं है, डेफिनेटली आता है। यानी कि जब भी आप लोग कोई भी एनालिसिस करते हो, एनालिटिक्स करते हो, तो उस केस में आपके पास एक कॉन्सेप्ट का, एक चीज का फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपके सामने आता है और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपके सामने आता है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर को केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर काम करना होता है और उसको इग्नोर करना होता है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, ठीक है। तो इसके लिए उसको कुछ अजम्पशन पे काम करना पड़ेगा, लाजमी है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा अजम्पशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। कोई भी फाइनेंस मैनेजर को केवल आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे काम करने के लिए और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को इग्नोर करने के लिए अपने प्रोसेस के अंदर कुछ अजम्पशंस पे काम करना पड़ेगा। उन अजम्पशन को कहते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अजम्पशन। प्रोसेस की बाद में बात करेंगे, हम केवल अभी यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अजम्पशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो देयर आर 3 अजम्पशन, ठीक है। आप लोगों के पास कितनी अजम्पशन होती है? 3 अजम्पशन होती है जब भी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की बात होती है। जब एक फाइनेंस मैनेजर केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कंसीडर करेगा तो 3 अजम्पशन पे काम करेगा। पहला अजम्पशन है सर्टेनिटी विद द रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट एंड बेनिफिट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने बात किया कॉस्ट और बेनिफिट के ऊपर। सेकंड उसका क्या रहेगा? प्रॉफिट मोटिव रहेगा। मतलब जो भी आपकी इस प्रोसेस के दरमियान होगा, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा, उसमें वो क्या करेगा? केवल और केवल प्रॉफिट मोटिव रखेगा और उसका मेन फोकस उसके कॉस्ट और बेनिफिट के ऊपर रहेगा कि एग्जैक्टली इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है और आपका जो रिटर्न क्या रहने वाला, बेनिफिट क्या रहने वाला है। और उसके बाद आगे वो चेक करेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर नो कैपिटल रोटेशनिंग होनी चाहिए। क्लियर है? तो 3 अजम्पशन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अजम्पशन एंड प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा डिटेल में, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्लियर है? अजम्पशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि एक फाइनेंशियल मैनेजर को नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को क्या करना पड़ता है? इग्नोर करना पड़ता है। ये तभी होगा जब हम कुछ अजम्पशन पे काम करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। ये दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग बात क्या करेंगे? हम बात करेंगे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के प्रोसीजर को मानेंगे कि एग्जैक्टली कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लिया जाता है सॉरी तो कैसे लिया जाता है? देखिए सबसे पहला जो आपका है कॉस्ट एंड बेनिफिट प्रपोजल को एस्टिमेट करना होता है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप होती है। क्लियर है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे, जिस प्रपोजल पे काम करने वाले हैं, उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेना है आपको, प्लस में उसकी बेनिफिट्स को एस्टिमेट कर लेना है। अगर ये चीजें आप लोग कर पाए तो आपको बहुत सहूलियत होगी। कॉस्ट एंड बेनिफिट को क्या कर लेना है? आपको एस्टिमेट कर लेना है। क्लियर है? तो आप लोग क्या करेंगे? कॉस्ट एंड बेनिफिट को क्या कर लेंगे? एस्टिमेट कर लेंगे। इसको करने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्या एस्टिमेशन होने वाला है। मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, RRR कह सकता हूं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, उसका क्या एस्टिमेशन होने वाला है या फिर उसका क्या एस्टिमेट होने वाला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोगों ने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उसके कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया, बेनिफिट को एस्टिमेट कर लिया, प्लस में हमने देखा कि इसका कितना रेट ऑफ रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लिए जाते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में समझा। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट और बेनिफिट का एस्टिमेशन करते हैं जो भी आपका प्रपोजल रहता है। सेकंड स्टेप में हम लोग देखते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एंड तीसरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का जो क्राइटेरियन है वो क्या रहने वाला है। इन 3 प्रोसेस में कोई भी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को लिया जाता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लिया जाता है। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे आप लोग देखोगे, अगर हम बात करें एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रपोजल, मतलब कैसे हम लोग किसी भी प्रपोजल के कॉस्ट को और बेनिफिट को एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। नॉट 100% कैलकुलेट पर आप लोग एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो जिसको आप लोग एस्टिमेट कहते हो। ठीक है? एस्टिमेशन कैसे किया जाता है? एस्टिमेशन करने के लिए आपके पास 2 मेथड होंगे माय डियर फ्रेंड्स। पहला मेथड क्या होगा? आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट। ध्यान से देख लीजिए, पहला अल्टरनेटिव होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, सेकंड होता है आपका कैश फ्लो। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर।
इस चैप्टर का ही नाम जैसा कि आप सभी को पता है हम लोगों ने रखा हुआ है कैपिटल बस्टिंग, और यहाँ पे डिटेल में हम क्या समझने वाले हैं, एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो। एग्जैक्टली हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, कैश फ्लो के अंदर पहुंचेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अकाउंटिंग प्रॉफिट की एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे क्लैरिफाई कर पाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग कैश फ्लो का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टर्म कैश फ्लो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैश मोमेंटम अराइजिंग बिकॉज ऑफ द प्रपोजल। प्रपोजल के अंदर जो भी कैश मोमेंट होता है, जो भी कैश मोमेंट अराइज होता है, वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द कैश फ्लो। तो कैश फ्लो टर्म का मतलब क्या होता है, द कैश मोमेंटम अराइजिंग बिकॉज ऑफ द प्रपोजल। इन शॉर्ट आप लोगों के समझना है। और ये दोनों ही मेथड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों ही मेथड हम लोग किसी भी प्रपोजल का क्या कॉस्ट रहने वाला है और क्या बेनिफिट रहने वाला है, इसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको करीब करीब ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रपोजल कैसे किया जाता है। अब मुद्दे की बात ये है, ये आपका जो है एग्जैक्टली अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको स्टडी करना है। अगर आप लोग बीबीए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, इवन अगर आप लोग एमकॉम या एमबीए में भी हो, तो आपको स्टडी करना होगा कैश फ्लो के बारे में। ये वाला मेथड के ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली कितनी बुनियादी स्टेप्स पर आपको काम करना है, किन किन पैटर्न को फॉलो करना। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला मैंने क्रैक किया है, 6 स्टेप का फॉर्मूला होने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने 11 12th में पढ़ा होगा, या जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वहां पर भी हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तो क्या होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो आपका कॉस्ट है एसेट का, उसमें से हम उसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, प्लस में जो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है या इकोनॉमिक लाइफ है उसको डिवाइड कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। हमने क्या कहा, डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, एंड क्या करेंगे हम लोग बेसिकली उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक बेसिक सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब ये क्यों सिखाया मैंने डेप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत सारी न्यूमेरिकल में आपको डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, उन्हीं डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली कितना कैश फ्लो आपका रहने वाला। देखिए पहली स्टेप क्या रहने वाली है, पहली स्टेप तो यही है, जब भी आपसे कैश फ्लो की बात करेगा तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मतलब पूरी साल का डेप्रिसिएशन माय डियर फ्रेंड्स आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप की बात करूं तो आपको वो जो आपका जो एनुअल डेप्रिसिएशन आया है उसको पीबीआईटी, पीबीआईटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली पीबीआईटी में से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब ये पीबीआईटी क्या होता है मैं आगे आपको बेसिकली बताने वाला हूं, क्लियर है। पीबीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि आप लोगों ने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, पीबीआईटी में से आपने उसको माइनस कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी स्टेप में आपको जो बचेगा ना, जो चीज आपके पास बच गया उसको कहेंगे हम लोग बेसिकली प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। ये क्या है आपका प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, और यहाँ पे पीबीआईटी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान से समझिए, प्रॉफिट बिफोर द डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। ये आप क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट बिफोर द डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, टी का मतलब होता है टैक्स, डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि आप लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हो आप लोग पीबीआईटी। पीबीआईटी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर द डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ना इस पे अभी इंटरेस्ट लगाया गया है, ना टैक्स लगाया गया है, और ना ही डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो ये आपका क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट कर लेना, ये अगली स्टेप है। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा पीएटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। अब इसमें क्या ऐड कर देना आपको, डेप्रिसिएशन। ये 6 स्टेप रहने वाली है। अभी आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि सर क्या बात कर रहे हैं, अभी अब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है। बट 6 स्टेप आपको पता होने चाहिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो आपको पीबीआईटी वैल्यूज में से माइनस कर देना है, आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास पीबीटी बच जाएगा। अब पीबीटी के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना, माइनस कर देंगे तो पीएटी बच जाएगा, और इसमें आपको डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या देगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैश फ्लो देगा, क्लियर। तो ये वाला एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप लोग करके क्रैक कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। अब देखना मेरी बात ध्यान से, एग्जैक्टली ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कॉस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है कि प्लांट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, आपको 5 लाख रुपए प्लांट की कॉस्ट दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द प्लांट, इट हैज बीन एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ अगर मैं सीधा लाइफ लिख देता हूँ, एस्टिमेटेड लाइफ कितने की है, 5 साल की है, और यहाँ पे इसकी जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है वो नील है। नील का मतलब क्या होता है, जीरो, क्लियर है।
स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे पीबीआईटी वैल्यू जो इसकी दी है, यानी कि आप लोग क्या कहते हो, पीबीआईटी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 1,75,000 आपको दी हुई है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए जस्ट। और आगे अगर आप लोग देखेंगे, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है या फिर आप लोग टैक्स दे दीजिए। टैक्स कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है आपका @30% पर एनम। ठीक है, टैक्स कितना है, 30% पर एनम। सबसे पहले आपको डेप कैलकुलेट करना है। तो अगर आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है। यानी कि 5 लाख में से 0 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख ही बच जाएगा ना आपका। तो ये आपका 5 लाख हो गया। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 है। अगर आप इसको कैंसिल करोगे, 5 लाख को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो कितना बचता है आपका, 1 लाख रुपए बच जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन है, ये ध्यान रखना। कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है। ठीक है, कितना आ गया, 1 लाख आ गया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें करना है माइनस। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा जो आपका टैक्स, सॉरी आप लोग क्या कहोगे इसको, बेसिकली आप लोग कहोगे इसको प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। ठीक है, पीबीटी कैसे निकलता है, आप लोगों के पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन आया है उसको पीबीआईटी में से माइनस कर देना है। यानी कि क्या कहोगे, पीबीआईटी माइनस में आपका जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो। ठीक है, पीबीआईटी का वैल्यू कितना है आपका, 1,75,000। इसमें से आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है जो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आया। कितना आया है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए। अगर माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, केवल और केवल 75,000 रुपए आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे क्या बच गया, दिस इज कॉल्ड द पीबीटी, यानी कि आपका क्या बनता है, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। ठीक है, अब ये 75,000 बच गया। अब 75,000 के ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स लगाना है। ठीक है, कितना परसेंट टैक्स है आपका, 30% टैक्स है। ठीक है, तो आप टैक्स लगाओगे तो कितना बचेगा आपका टैक्स, आप लोग लिखोगे 75,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, इसको क्या कर देंगे कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, करीब 22,500। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो चेक कर लेना। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये टैक्स आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका प्रॉफिट बिफोर द टैक्स था। अब क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। क्या करना है, जो आपका टैक्स वैल्यू आया था, यानी कि जो आपका 75,000 था, उसमें से आपके टैक्स को माइनस कर देना, 22,500। क्लियर है, जो रिमेनिंग टर्म रहेगी आपको यहाँ पे देख लेना है। अब आपको क्या करना है, 75,000 में से माइनस क्या करना है, 22,500। क्लियर है, ये 0 हो जाएगा, 0 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे आप 7 में से, यानी कि 52,500 आ जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, 52,500। क्या वैल्यू है ये, इसको कहते हो आप लोग प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो निकालने का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स प्लस में आपका क्या हो जाएगा, डेप लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना है। मतलब आप लोग क्या कहोगे, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स 52,500 और प्लस में आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 1 लाख। ठीक है, तो आप लोग क्या कर दोगे, इसको यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, अगर आप लोग इसको इजीली क्रैक करते हो। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने बताया कि एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर द टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। कैसे निकलेगा, पीबीआईटी वैल्यू में से एनुअल डेप्रिसिएशन घटा दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप कितना समझ में आया होगा। ये क्या आ गया आपका। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना, 30% के हिसाब से 22,500। फिर हम निकाल लेंगे प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, माइनस कर देंगे। और अगर कैश फ्लो निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स प्लस में डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये वही बुनियादी 6 स्टेप है जिनका इस्तेमाल हम लोगों ने किया। अब ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ये वही स्टेप है। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके आई होप कि आप इजीली क्रैक कर पाओगे। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि कैश फ्लो कैसे किया जाता है। ये एक तरीके की न्यूमेरिकल है। देयर आर लॉट ऑफ द टाइप्स, आगे हम लोग डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपको यहां से शुरुआत से ही आपको सारी चीजें बना के चलना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ द प्लांट दिया हुआ है प्लस में इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमेशा ऐड होता है, यानी कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन दोनों का अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पे बन जाएगी 11,03,400। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया आपका, 11,03,400। आगे देखिए, इकोनॉमिक लाइफ कितना दिया हुआ है, 7 साल दिया हुआ है। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है। अच्छा, पीबीआईटी वैल्यू कितना दिया है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है। और टैक्स रेट कितना दिया हुआ, 50% दिया हुआ है। आपको निकालना है कैश फ्लो। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है,
जो भी आपका कॉस्ट रहता है उसमें से आप लोग क्या करते हो, आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हो, तो उसकी इकोनॉमिक जो लाइफ होती है या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस्ट कितना है आपका 11,03,400। क्लियर? तो ऐसे आप लोग लिखोगे, माइनस में स्क्रैप वैल्यू कितनी रहने वाली है, 30,000 रहने वाली है। क्लियर? और अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ कितनी रहने वाली है, आपकी 7 साल रहने वाली है। अब करना क्या है, आपको इसको एक तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है? कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 मिनट में कैलकुलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग इजीली देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन की के लिए आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बार कैलकुलेटर खोल लिया और एक बार इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखना आप लोग कितना आएगा, जब तक आप लोग भी करो और बताओ मेरे को एग्जैक्टली कितना था। देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 11,03,400। ठीक है? इसको मेरे को डिवाइड करना है, सॉरी इसमें से पहले माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 30,000। ठीक है? तो ये बचेगा आपका 10,73,400। इसको डिवाइड कितने से करना है, 7 से। तो आपका आंसर आएगा 1,53,342। एग्जैक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 1,53,342। ये क्या आ गया, ये आपकी डेप्रीशिएशन आ गई। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि डेप्रीशिएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है? तो डेप्रीशिएशन निकालने के बाद क्या बताया था मैंने, डेप्रीशिएशन निकाल लिया। अब इस डेप्रीशिएशन को माइनस करना है। ठीक है? आपको निकालना है अभी प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। उसके लिए क्या करना है, पीबीआईटी वैल्यू में से आपको एनुअल डेप्रीशिएशन को माइनस कर देना है। पीबीआईटी वैल्यू कितनी है आपकी, 2 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख। क्लियर? माइनस में कितना हो जाएगा, 1,53,342। ठीक है? इसको माइनस कर देना। जब आप लोग इसमें से यानी कि 2 लाख में से अगर आप लोग, बेसिकली 2 लाख है मेरे पास, इस 2 लाख में से मैं माइनस करता हूँ 1,53,342। ठीक है? तो बेसिकली मेरे पास बचेगा 46,658 रुपए। कितना बचा, 46,658 रुपए। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, आपका 46,658 रुपए आ गया। अब इसके बाद आप देखना टैक्स कितना दिया हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है आपका 50%। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिवाइड कर देता हूं 100 से। तो इसका आ जाएगा 23,329। ध्यान से देख लो, 23,329 रुपए। तो ये आपका क्या आ गया, टैक्स आ गया। अब आपको क्या निकाल लेना है, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। कैसे निकालेंगे, हम लोग करेंगे ये जो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स को, यानी कि पीबीटी माइनस में आप लोग क्या कर दोगे, आप लोग टैक्स को माइनस कर दोगे। तो पीबीटी कितना है आपका, 46,658 माइनस में 23,329। ठीक है? तो ये सेम आ जाएगा, घटेगा तो 23,329 आ गया। ठीक है? अब क्या करना है, आपको निकालना है कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या करना है, आपको जो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स है प्लस में एनुअल डेप्रिसिएशन उसको प्लस कर देना है। ये कितना होगा, 23,329 प्लस में एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था, 1,53,342। ठीक है? तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 1,53,342 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा 1,76,671 आ जाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट कैश फ्लो ड्यूरिंग दिस प्रपोजल। ये क्या है, आपका एग्जैक्ट कैश फ्लो है इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो ये सेम सा क्वेश्चन है, आपको वही बुनियादी स्टेप्स कैलकुलेट करनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, प्रॉफिट बिफोर द टैक्स कैलकुलेट कीजिए, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद कैश फ्लो को कैलकुलेट कीजिए। और इस तरीके से आप लोग कैश फ्लो से रिलेटेड इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं कैश फ्लो का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा इजीली कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं और क्या क्या फॉर्मूला आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे एक बार समराइज कर देता हूं। अगर आपको कैश फ्लो निकालना है तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, सबसे पहले आप लोग निकालोगे एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है? क्या निकालना पड़ेगा आपको, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, यानी कि आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। ठीक है? ये कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए आपको पीबीआईटी वैल्यू दिया हुआ है, उसमें से आपको एनुअल डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। ठीक है? तो आप लोग क्या कह देंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। तो ये जो आपकी पीबीटी वैल्यू है, इसके बाद आपको प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स निकालना है। क्या होगा, आपका पीबीटी जो वैल्यू है उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, आपको टैक्स को माइनस कर देना है। ठीक है? एंड फाइनली आप लोग क्या निकाल पाएंगे, फाइनली आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, जिसके लिए आप लोग इतनी मशक्कत कर रहे हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो की बात करता हूं मैं, तो कैश फ्लो के लिए क्या होगा, जो आपकी प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स वैल्यू है उसमें आप लोग क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है? तो समराइज मैंने आपके लिए कर दिया है, एग्जैक्टली कैसे करना है आप लोग देख लीजिए और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा
और जितने भी कॉन्सेप्ट जो भी आपके डाउट थे या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कैश फ्लो लेक्चर 1 से थे वो आपको सारे समझ में आएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट टिल द कीप लर्निंग।